evolutionary biology is the study of the history of the life from the earth, form on the earth. Exactly what is evolution? To understand the changes in the flora and the fauna that have occurred over the millions of the year, जो भी हमारे changes आए flora fauna में, वो सब हम evolution में ही देखेंगे, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ स्टार एंड द यूनिवर्स। अब यहाँ पे मेनली हमारी स्टार्ट होती है एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट, वो है ओरिजिन ऑफ द लाइफ से। यहाँ पे अगर हम देखें तो स्टीलर डिस्टेंसेस आर मेजर्ड इन द लाइट ईयर, दिस इज अ इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। जर्नी मिलियंस ऑफ द ईयर्स बैक फ्रॉम द ट्रिलियंस किलोमीटर अवे आवर आईज, नाउ वी सी द ऑब्जेक्ट ऑफ आवर इमीडिएट सराउंडिंग। हम लोग जो इमीडिएट सराउंडिंग अभी देख पा रहे हैं, देयरफॉर वी सी अपरेंटली आर पीपिंग इन द पास, जो बेसिकली लाइट हमारी आ रही है जैसे थाउजेंड्स ऑफ द किलोमीटर को कवर कर रही है, तो बेसिकली हम लोग पास्ट में देख रहे हैं। अभी जो लाइट हमारे पास अभी आ रही है यूनिवर्स से, वो उसका टाइम हो चुका है, वो लेट हो चुकी है, ठीक है। ओरिजिन ऑफ द लाइफ इज कंसिडर यूनिक इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका शुरू होता है दैट द यूनिवर्स इज़ वेरी ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर ओल्ड है, ठीक है। जो आपका यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर ओल्ड है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ द गैलेक्सीज comprises the universe. Galaxies contains the stars, clouds and the gas and the dust, इसकी galaxies बनी होती हैं। Earth is indeed a speck. The Big Bang theory attempts to explain the origin of the universe, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी तो आपको समझाएगी कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे होता है, ठीक है। इट टॉक्स द सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोजन, टेम्परेचर केम डाउन। अब देखो एक ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ, ठीक है। अब ह्यूज एक्सप्लोजन की वजह से आपका टेम्परेचर नीचे आ गया, ठीक है, यूनिवर्स का टेम्परेचर कम हो गया और फिर हीलियम और हाइड्रोजन बन गई धीरे धीरे, ठीक है। हीलियम हाइड्रोजन गैसेस बनने के बाद दे कंडेंस्ड अंडर ग्रेविटेशन की वजह से वो कंडेंस कर गई और गैलेक्सी बना दी उन्होंने, ठीक है। फिर जो है सोलर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। अर्थ वाज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड 4.5 बिलियन ईयर बैक, 4.5 बिलियन बैक तुम्हारी अर्थ बनी थी। देयर वाज नो एटमॉस्फेयर। अर्ली अर्थ पे कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं था। जो एटमॉस्फेयर था प्रिमिटिव अर्थ पे, वो बेसिकली रिड्यूसिंग टाइप था। ये वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम द मोल्टन मास, ये बेसिकली इसीलिए ये सब, इन सब की प्रेजेंस में ऑक्सीजन नहीं थी, तो आपका रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था। जो यूवी रेस थी वो वाटर को ब्रेक कर रही थी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, और जो हाइड्रोजन था वो हाइड्रोजन बेसिकली लाइटर हुआ करता था, वो एस्केप कर जाता था, और जो ऑक्सीजन था वो कंबाइन करता था अमोनिया और मीथेन से टू फॉर्म द वाटर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता था, ठीक है। और इसीलिए ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं थी, एकदम रिड्यूसिंग टाइप एनवायरनमेंट था। ओजोन लेयर धीरे धीरे बन गई। एज इट कूल्ड द वाटर वेपर फेल एज अ रेन डिप्रेशन ऑन द ओशन। लाइफ अपीयर्ड अराउंड 500 मिलियन ईयर अगो ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ अपीयर होती है वो 500 ईयर अगो होती है, ऑलमोस्ट 4 बिलियन ईयर बैक, दैट इज 4 बिलियन ईयर बैक आपकी लाइफ अपीयर होती है, ठीक है। जो अर्ली ग्रीक थिंकर थे, ये थ्योरी ऑफ पैनिस्पर्मिया होती है, जो आज भी एस्ट्रोनॉमर बिलीव करते हैं कि लाइफ के जो स्पोर होते हैं वो किसी और प्लानट से आए हुए हैं, ठीक है। फॉर अ लॉन्ग टाइम इट वॉज बिलीव लाइफ केम फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग। बहुत सारे टाइम तक कि डेड और डिकेइंग मैटर से हमने माना था कि बेसिकली थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी जिसको कहते हो, ठीक है, वो थी। फिर तुम्हारा लुइस पार्शन ने एक्सपेरिमेंट किया, सॉन ने प्री एग्जिस्टिंग लाइफ कम फ्रॉम द बेसिकली जो लाइफ है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आती, लुइस पास्चर का एग्जिस्टेंस। इन्होंने सॉन नेक फ्लास्क में एक्सपेरिमेंट किया था कि जब वो बंद था, ठीक है, तब कोई भी नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट से लाइफ नहीं आती है, ठीक है। अनदर फ्लास्क जो ओपन है एयर को, उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, ओके। Spontaneous generation theory, basically spontaneous generation theory was dismissed once for all. This did not answer the first life form. पहली लाइफ कहाँ से आई ये तो पता ही नहीं था। फिर हमारे ओपेरिन और हार्डन आए, उन्होंने क्या किया, प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग मॉलिक्यूल को कम could have come from pre-existing non-living,
इनका हिसाब था कि पहले लाइफ का इवोल्यूशन होने से पहले केमिकल इवोल्यूशन हुआ, बेसिकली आरएनए और प्रोटीन का। ठीक है, डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है बेसिकली एक तरह कंडेंस होके आपका लाइफ बनाते हैं। कंडीशन ऑन द अर्थ वर हाई टेम्परेचर, बेसिकली ये सब कंडीशन थी जो प्रिमिटिव अर्थ की थी। टेम्परेचर बहुत हाई था, वॉल्केनिक एटमॉस्फेयर, रिड्यूसिंग टाइप ऑफ कंटेनिंग अमोनिया एंड मीथेन। एस एल मिलर ने 1953 में इसी का प्रूफ दे दिया। इन्होंने क्या किया, ये एस एल मिलर एक अमेरिकन साइंटिस्ट है जिन्होंने लेबोरेटरी में यही चीज़ें, यही सारा कंडीशंस को प्रोड्यूस किया। क्या क्या प्रोड्यूस किया, 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, मीथेन, कार्बन और मीथेन, हाइड्रोजन और अमोनिया डाल दी। ये ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड बाय, इसी समय अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होना लगा। एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व द फॉर्मेशन ऑफ द शुगर, नाइट्रोजन, pigment, fat, analysis of the material content also remain the similar process occurring elsewhere in the space। मतलब जो बेसिकली अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, इनका सबका जब एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, शुगर्स देखी या फिर ये जितने मिनरल एलिमेंट देख रहे हो ये सब इन्होंने देखी, तो बाहर जो मेटेरॉइड कंटेंट होता है, बेसिकली पत्थरों का जो कंटेंट होता है वो भी कुछ इसी तरह का होता है। ठीक है, with the limited evidence, the first part of the conjectured story, chemical evolution, was more or less accepted. We have no idea about how the first replicating metabolic capsule of the life arose। हम लोगों के पास कोई आइडिया नहीं पहला लाइफ कैसे रिजनेट हुआ। अब देखो, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द नॉन सेलुलर मतलब बेसिकली ये माइक्रोसेरेवेट्स वगैरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसके बारे में एनसीईआरटी कोई भी मेंशन नहीं करती, तो हमें पढ़ना भी। ये एस एल मिलर का वो है डायग्राम। तो यहाँ पे वैक्यूम लगा रखा है ताकि ऑक्सीजन निकाल दें, इलेक्ट्रोड लगा रखा है जिसकी वजह से हाई डिस्चार्ज करेंगे बहुत हाई वोल्टेज पे। ठीक है, फिर गैसेस हैं, गैसेस मीथेन, अमोनिया, वाटर और हाइड्रोजन है। याद रखिए, क्वेश्चन आ सकता है। वाटर आउट, वाटर इन, कंडेंसर है आपका, वाटर यहाँ पे ब्रेक होगा। वाटर ड्रॉपलेट्स आपके यहाँ पे, वाटर कंटेनिंग कंपाउंड यहाँ पे जो अमीनो एसिड वगैरह होंगे वो इसी में आएंगे। ठीक है, ये बॉइलिंग वाटर है, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाया जाता है 800 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड ट्रैप्ड इन द वाटर इन द ट्रैप। ओके, ये आपका एसएल मिलर का एक्सपेरिमेंट था। 3 बिलियन ईयर अगो दे हैव, मतलब बेसिकली जो नॉन सेलुलर फॉर्म ऑफ द लाइफ एनसीईआरटी कहती है वो 3 बिलियन ईयर अगो तक की बनी होगी। ठीक है, दे वुड हैव बीन जायंट मॉलिक्यूल, आरएनए, पॉलीसेकेराइड, ये बेसिकली कैप्सूल जो बनी होंगी मॉलिक्यूल्स की वो बेसिकली यहीं पे बनी है। ठीक है, 3 बिलियन ईयर अगो के आसपास। ठीक है, देन द फर्स्ट सेलुलर लाइफ देखो 2000 मिलियन ईयर अगो, मतलब 2 बिलियन ईयर अगो के आसपास तो नहीं बनी होगी। ठीक है, और सिंगल सेल, ऑल लाइफ फॉर्म्स वर, जितनी भी लाइफ फॉर्म थी वो वाटर में थी ओनली। द बर्जन ऑफ द बायोजेनेसिस, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द लाइफ अरोज slowly through the evolutionary forces from the non-living molecule is accepted by the majority. However, once formed, how the first cellular form, fascinating story would be discussed below. Now, evolution of the life forms a theory. Conventional religious literature tells about the theory of the special। अब आप गीता और कुरान और ये सब उठा के देख लिए तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएंगे। अब यहाँ पे तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो कन्वेंशनल रिलीजियस लिटरेचर है उनमें थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है, उसके 3 दुखद घटनाएं हैं जो मतलब बिलीव नहीं करी जा सकती हैं। जो 3 बातें हैं उनमें जितनी भी लाइफ फॉर्म्स हैं वो एज इट इज़ क्रिएटेड, मतलब हम लोग ऐसे ही क्रिएट हुए थे। टू द डाइवर्सिटी दैट वाज ऑलवेज द सिंस क्रिएशन विल बी सेम, जैसी डाइवर्सिटी पहले थी वैसी अभी भी है और वो ऐसे ही रहेगी हमेशा। ठीक है, और तीसरी बात थी कि धरती जो है 40 साल पुरानी है हमारी, 4000 साल पुरानी है। ठीक है, ऑल द आइडियाज वर स्ट्रांगली चैलेंज इन द 19 बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑन द शिप वॉयज शेल HMS Beagle around the world. Charles Darwin concluded existing living forms share similarity to the varying degree not only among themselves but also with the life form that existed millions year ago.
अब चार्ल्स डार्विन के हिसाब में वो चले गए HMS हर मैजेस्टी बिगल वाली शिप पे। तो उन्होंने कंक्लूड किया कि भाई एग्जिस्टिंग लाइफ फॉर्म जो थी वो सिमिलैरिटी पोजेस करती हैं, नॉट इन टू द वेरिंग डिग्री, और नॉट ओनली अमंग देमसेल्फ, केवल अपने में ही नहीं, लेकिन जो लाइफ फॉर्म मिलियन ऑफ द ईयर एग्जिस्टेड है उससे भी कुछ ना कुछ रिलेशन लाइफ शो करती है। मैनी सच फॉर्म्स डू नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, ऐसी कई फॉर्म अब कोई बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती हैं। देयर हैड बीन एक्सटेंशन, अब बहुत सारे एक्सटेंशन हो चुके हैं जो हमारे पहले के टाइम में थे, ठीक है। years gone by just has new form the life arose at the different period of the history. There has been gradual evolution of the life form का evolution होता रहा है धीरे धीरे। Any population but has built in the variation in the characteristics, those characteristics which enables to some to survive better in the natural condition। जैसे कुछ कैरेक्टर, जैसे बेसिकली गुड कैरेक्टर, ठीक है, अगर वो एक्लिमेट कर रहे हैं कि लाइफ ज़्यादा अच्छे से सरवाइव कर पा रही है, क्लाइमेट, फूड, फिजिकल फैक्टर एक्सेट्रा वुड ब्रीड others and less indoor survive under such natural condition, ठीक है। अगर आप बेसिकली सरवाइव कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ फ्यू कैरेक्टर दैट आर हेल्पफुल फॉर यू, ठीक है, उसकी वजह से आपकी नेचुरल कंडीशंस में आपकी ग्रोथ अच्छी है। अकॉर्डिंग टू द अदर अनदर वर्ड यूज इज द फिटनेस। अगर इसी पूरे तीन पॉइंट को हम कंक्लूड करें तो फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल मैटर करती है भाई, ठीक है, और द पॉपुलेशन। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन रिफर्स अल्टीमेटली ओनली द रिप्रोडक्टिव फिटनेस, दोज हु आर बेटर। बेसिकली रिप्रोडक्टिव फिटनेस से ही डार्विन का मतलब होता है, ठीक है, जो बेसिकली रिप्रोडक्टिवली अच्छा होगा वो बेटर फिट होगा इन्वायरमेंट में और अपनी ज़्यादा प्रोजेनी करेगा और लाइफ ज़्यादा सस्टेन करेगा, देयरफॉर विल मोर सरवाइव ज़्यादा करेगा। इसीलिए सेलेक्टेड बाय द नेचर इट इज he called it natural selection and implied his mechanism of the evolution. Let us also remember the Alfred Wallace, a naturalist in the Malaya archipelago, had also come to the similar conclusion at the same time। मतलब जो डार्विन ने ढूंढा था वैसे ही कुछ अल्फ्रेड वेलेस, जो कि हमारे अल्फ्रेड वेलेस मलाया आर्किपेलागो, ये भी अच्छे खासा साइंटिस्ट होता है अगर डार्विन ना होता है। In due course of the time, apparently new types of the organism recognize all the existing life forms share similarity and share common ancestor. However, these ancestors were present at the different period of the life history of the earth, epochs, periods and the eras। ठीक है, जो भी हमारे एंसेस्टर रहे हैं वो अलग अलग टाइम में रहे, एपॉक्स हो गए, फिर पीरियड्स हो गए, फिर एरास हो गए। ये मतलब बेसिकली हमारा डिवीज़न है जो हम जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ में रखते हैं, क्लोजली कोरिलेट्स विद द बायोलॉजिकल। जो हमारी बेसिकली जियोलॉजिकल हिस्ट्री अर्थ की है, मतलब कब लावा फटा, कब बेसिकली वॉल्केनो, कब पैंजिया बना, एवरीथिंग, तो वो बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल हिस्ट्री जो हमारी इवोल्यूशन की हिस्ट्री है, ठीक है, उसको कोरिलेट करती है, ठीक है। द कॉमन पेरिसेबल कंक्लूजन दैट द अर्थ इज वेरी old, not thousand year was thought earlier but billions of the years old। एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन। अब एविडेंसेस हमारे पास क्या क्या है उस पर आ जाते हैं। एविडेंसेस फॉर द इवोल्यूशन फॉर्म हैज़ इंडीड टेकन प्लेस ऑन द अर्थ हैज़ कम फ्रॉम द मैनी क्वार्टर्स, कई क्वार्टर्स से हम देख सकते हैं इसको। फॉसिल्स रिमेन्स ऑफ द हार्ड पार्ट, जो हमारे हार्ड पार्ट होते हैं वो बेसिकली फॉसिल्स का काम करते हैं हमारे लिए। रॉक्स फ्रॉम द सेडिमेंट्स एंड द क्रॉस सेक्शन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे अर्थ क्रस्ट का, ठीक है, तो उसमें आपको समझ में आएगा कि बस क्या क्या चीज़ें हमारी कहाँ कहाँ, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर में पुरानी हड्डियाँ मिलेंगी, उससे ऊपर आएंगे तो कम पुरानी हड्डियाँ। तो वही जो आपका सेडिमेंट का क्रॉस सेक्शन है उसमें अरेंजमेंट अगर आप देखें one over the other during the long history of the different age, rock sediment contain fossil different forms who probably died during the formation of the particular segment। कुछ particular segment के टाइम पे वो मर गए। Some of them appear similar to the modern organism, they represent extinct organisms जैसे डायनासोर,
कुछ जो है बेसिकली डायनासोर को रिप्रेजेंट जो कि एक्सटिंक्ट हो गए। स्टडी ऑफ द फॉसिल एंड देयर sedimentary layer indicate the geological period in which they existed। बेसिकली जो अगर हम इन फॉसिल्स की स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस टाइम में, किस जियोलॉजिकल पीरियड में, एपॉक्स, एरा और पीरियड में वो किस में आते हैं। द स्टडी showed the life form varied over the time and certain life forms are restricted to certain geological time spans. Hence, new form of the life have arisen different times in the history of the earth. All this is called planetological evidences। और इन सब चीज़ों को हम बेसिकली प्लानिटोलॉजिकल एविडेंस है, जो भी स्टडी ऑफ द फॉसिल एंड जो फॉसिल्स का एक्यूमुलेशन करते हैं देन उसके उस पर रिसर्च करते हैं, ये सब प्लेटिनोलॉजिकल एविडेंसेस हैं। Do you remember how the ages of the fossils can be calculated? Carbon dating. Do you collect the radioactive dating and principle behind the procedure? Simple. Comparative anatomy morphology shows the similarity and the differences among the organisms today that those existed years ago. Such similarities can be interpreted to understand whether the common ancestors were shared or not। Basically जो common ancestor हैं वो share होते हैं या नहीं। For example, whales, bats, cheetah and humans share similarity in the pattern of the bones of the forelimbs। forelimbs की अगर देखेंगे आप तो वो बेसिकली डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का वो एग्जांपल है शायद, तो वहाँ पे आपका सिमिलैरिटीज़ हैं बोन्स में, फोरलिम्स में। थॉट्स दो these forelimbs perform different function in the animal, they have the similar anatomical structure। हालांकि अलग अलग फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं बट उनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सिमिलर है। ऑल ऑफ देम हैव all of them have the humerus, ulna, carpals, metacarpal। सब में आपका ह्यूमरस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल और फोरलिम में इन द फोरलिम ये सब पोर्शन होते हैं। एनाटॉमिकली वो सिमिलर है बट फंक्शनली वो डिफरेंट है। इन दीज एनिमल्स सेम स्ट्रक्चर डेवलप अलोंग द डिफरेंट डायरेक्शन ड्यू टू द एडाप्टेशन। और ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज द एडाप्टेशन ड्यू टू द डिफरेंट नीड्स। ठीक है, आपको आम तोड़ना है, चीते को शरीर तोड़ना है किसी का, तो डिफरेंट है। दिस डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, और ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होता है जैसा कि मैंने बोला था। दीज स्ट्रक्चर्स आर होमोलोगस, और ये स्ट्रक्चर बेसिकली होमोलोगस होते हैं। होमोलोगी इंडिकेट द कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलोगस मतलब कॉमन एंसेस्टर, मतलब ये कि पुराना जो कोई ना कोई एंसेस्टर हमारा रहा है। अदर एग्जांपल ऑफ द वर्टिब्रेट्स, हार्ट, जैसे वर्टिब्रेट का हार्ट देख लोगे, ठीक है, ब्रेन खोपड़ा देख लोगे, तो मतलब ये भी तुम्हारा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का ही एग्जांपल है। इन प्लांट में अगर देखो, थॉर्न ऑफ द टेंड्रिल एंड द बोगनवेलिया एंड द कुकुरबिटा रिप्रेजेंट होमोलोगी। मतलब वो बेसिकली बर्ड से ही बन रहे हैं लेकिन अलग अलग फंक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, होमोलोगी इज बेस्ड ऑन द डाइवर्जेंट इवोल्यूशन वेयर एज एनालॉगी रिफर्स टू द सिचुएशन एग्जैक्टली अपोजिट। होमोलोगी का मतलब होता है भाई डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, एनालॉगी सिचुएशन एकदम अपोजिट रखती है। द विंग्स ऑफ द बटरफ्लाई एंड द बर्ड्स लुक अलाइक। विंग्स बटरफ्लाई और बर्ड के दोनों के सेम होते हैं, लेकिन एनाटॉमिकल दे आर नॉट एनाटॉमिकल सिमिलर। ठीक है, एनाटॉमिकली वो सिमिलर नहीं होते, मतलब उनका अगर साइज देखो, बर्ड के विंग का वो बड़ा होता है, इनके विंग का छोटा होता है स्ट्रक्चर। दो दे परफॉर्म द सिमिलर, हालांकि फंक्शन उनका सेम ही है, मतलब उड़ने का ही काम है बटरफ्लाई और बर्ड के विंग का। दे आर एनालॉगस, इसीलिए इसको हम बोलते हैं एनालॉगस, मतलब आपका फंक्शन सेम है बट आपका बॉडी पार्ट अलग अलग है। तो ये एक कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है, सेम फंक्शन के लिए जो बॉडी इवॉल्व करती हैं अपने ऑर्गन को। डिफरेंट स्ट्रक्चर इवॉल्विंग फॉर द सेम फंक्शन, हेंस हैविंग द सिमिलैरिटी। अदर एग्जांपल ऑफ द एनालॉगी, अगर और भी एग्जांपल एनालॉगी के देखोगे, आर द आइज ऑफ द ऑक्टोपस मैमल और द फ्लिपर्स पेंगुइन डॉल्फिन। ये आपके और भी एग्जांपल हैं। एनालॉगी आर द आई ऑफ द ऑक्टोपस, आँख देखोगे ऑक्टोपस की, मैमल्स की, ठीक है, और द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन के फ्लिपर्स एंड डॉल्फिन्स। वन कैन से दैट द सिमिलर इन द सिमिलर हैबिटेट that had resulted in the selection of the similar adaptive feature in the different groups of the organism but towards the same function। स्वीट पोटैटो रूट मॉडिफिकेशन होता है, पोटैटो स्टेम मॉडिफिकेशन होता है, ये भी एक एनालॉगी ही है। ठीक है,
काम दोनों का सेम है, स्टोरेज ऑफ द फूड, ठीक है। कोई रूट मॉडिफिकेशन से बन रहा है, कोई सूट मॉडिफिकेशन से बन रहा है, वो चीज़ डिफरेंट, ठीक है। इन द सेम लाइन ऑफ द आर्ग्यूमेंट, सिमिलैरिटीज इन द प्रोटीन एंड द जीन परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन, जो बेसिकली प्रोटीन है और जीन है वो अगर सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं, डाइवर्स ऑर्गेनिज्म गिव्स अ क्लू टू द कॉमन एंसेस्ट्री, वो भी बेसिकली आपका क्लू दे देता है कि ये कॉमन एंसेस्ट्री है। द बायोकेमिकल सिमिलैरिटी पॉइंट टू द सेम शेयर्ड एंसेस्ट्री एज द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी अमंग द डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। जो बेसिकली बायोकेमिकल सिमिलैरिटीज़ हैं वो पॉइंट करती हैं सेम एंसेस्ट्री को डाइवर्स ऑर्गेनिज्म में। द मैन हैज़ bred selected plant and animal for the agricultural, horticulture, sports or the security. Man has domesticated many wild animals and the crops. Man ने basically कई wild animals और domesticate किया है. This intensive breeding program has created breeds that differ from the other breeds dog, but still are of the same group. They are of the same group still. It is argued that within the 100 of the year man could create a new breed. जिस तरह हम लोग आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन वगैरह करते हैं तो भाई 100 साल में हम ही लोग नया ब्रीड बना लेंगे। इवोल्यूशन नेचर क्या कराएगा, हम ही लोग कराने लगेंगे। तो दिस इज वाज डेंसिटी सेइंग इन दिस लाइन। अनदर इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन इज सपोर्टिंग द इवोल्यूशन इज बाय द नेचुरल सिलेक्शन फ्रॉम द इंग्लैंड से अगर देखो तो इंडस्ट्रियल मिलेनियज्म भी इसको कहते हैं। तो होता क्या है इसमें, जो पहले क्या होता था जब आपका इंडस्ट्रीज़ वगैरह सेटअप नहीं थी तो मतलब सब साफ रहता था, तो जो ट्री के ट्रंक होते हैं उस पर जो लाइकेन ग्रो करता था वो वाइट कलर का होता था। जो वाइट कलर का होता था तो वो वाइट विंग मॉथ को बचा के रखता था देन द डार्क विंग मॉथ। जब डार्क विंग मॉथ वहाँ पे चिपकता था तो बेसिकली कंट्रास्ट कर जाता था उनका दोनों का कलर। लेकिन जब आपका लाइट विंग मॉक चपकता था तो वो बेसिकली बच जाता था, प्रेडेटर उसको देख नहीं पाते थे। लेकिन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया ना आफ्टर 1920 देवर मोर डार्क विंग मॉथ अपीयर इन द सेम प्रोपोर्शन वाज रिवर्ट। मतलब अब जो है बेसिकली डार्क विंग मॉथ बचने लगे, वाइट विंग मॉथ मरने लगे। अब इसके लिए जो एक्सप्लेनेशन है वाज द प्रेडेटर्स विल spot a moth contrast, वही जो मैंने आपको बताया। during the post industrialization period the tree trunk became dark due to the industrial smoke suits under the condition of the white wing moth did not। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम दे रखा है। तो वाइट विंग मॉथ आपका नहीं दिखता है और वो दिख जाता है, ठीक है, तो वही दे रखा है। देन फॉर द survive due to predator Darwin moth or the Milanese moth survive before the industrialization set। thick growth of the almost white colored lichens का ग्रोथ होता था वहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आपकी जो वाइट कलर मॉथ थी वो बच जाती, सर्वाइव कर जाती थी। लेकिन डार्क कलर मॉथ पर डायरेक्टली वेरी इजीली पिक्ड बाय द predator। Do you know that the lichens can be used as an industrial pollution indicator? Definitely। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि लाइकेंस को क्या इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इंडिकेटर में यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, बिकॉज जैसे ही आपका पोल्यूशन बढ़ेगा तो वो डार्क हो जाते हैं, ठीक है, उन पोल्यूशन जमाना चालू हो जाए, ऐसे वाइट रहते हैं। दे विल नॉट ग्रो इन दिस एरिया दैट आर पोल्यूटेड, दे विल नॉट ग्रो दैट आर जो भी पोल्यूटेड एरियाज हैं वहाँ पे बेसिकली ये ग्रोथ ही नहीं करेंगे जो लाइकेंस होते हैं। एंड द मॉथ वर एबल to camouflage themselves, hence moth were able to camouflage themselves, that is hide in the background, survive। और जो बेसिकली तुम्हारे जहाँ पे ये लाइकेंस होंगे वहाँ तो सर्वाइव कर जाएंगे, लेकिन अब आपका इंडस्ट्रियल मिनरलिज्म हो गया तो लाइकेंस तो ग्रोथ होगी नहीं। जब लाइकेंस की ग्रोथ नहीं होगी, जो ट्रंक होता है सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट द एरियाज ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन डिड नॉट occur in the rural count of the melanic moth was low। दिस शोड द मिक्स्ड पॉपुलेशन, इसीलिए आपको मिक्स्ड पॉपुलेशन आई। दोज कैन बेटर अडाप्ट सर्वाइव इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड रिमेंबर देयर इज नो कंप्लीट वेरिएंट वाइप्ड आउट। कोई भी वेरिएंट जो है पूरा वाइप्ड आउट नहीं होता है इन दिस एनवायरनमेंट, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। Similarly, excess of the herbicide, pesticide, etc. has only resulted in the selection of the variety
इन मच लेसर टाइम स्केल। बेसिकली हर्बिसाइड्स है और जो पेस्टिसाइड आप डालते हैं वो रिजल्ट करता है सिलेक्शन ऑफ द रेजिस्टेंट वेराइटी। बेसिकली आपकी जो रेजिस्टेंट, जैसे मॉस्किटोज़ हैं, आप खूब ने हिट डाला, हिट डालते रहिए, मोर्टिन लगाते रहिए, फिर उसके बाद जो भी रेजिस्टेंट होगी उससे वही वैरायटी रह पाएगी, बाकी सब मर जाएगी। दिस ऑल्सो ट्रू फॉर द माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब्स के लिए से ये वी एम्प्लॉय द एंटीबायोटिक or the drug against the eukaryotic cell organisms. Hence the resistance organisms are appearing on in the time scale of the month or the years, not century. These example of the evolution are anthropogenic in the action। और ये एग्जाम्पल बेसिकली एंथ्रोपोजेनिक है, ठीक है। This also tells the evolution is not direct process in the sense of the determinism. It is a stochastic process based on chance event in the nature and the chance mutation in the organism। Okay, what is adaptive radiation? Adaptive radiation क्या होता है? During his journey, Darwin went to the Galapagos Island. He observed an amazing diversity of the creature of particular interest. Small black birds called Darwin finches amazed him। Darwin finches उनको बहुत पसंद आई। There were many varieties of the finches। कई finches होती हैं same island पे। All the variety were conjectured evolved island itself, island पे ही evolve हुई थी। Seed eating features, other form altered beaks arose enabling them to become insectivorous। कुछ सीड ईटिंग थी, ठीक है, कुछ इंसेक्टिवोरस थी, अलग अलग उनकी बीक्स होने लगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे बीक्स ऑफ द ड्राइविंग फिंचेस इन द गैलापागोस आइलैंड। ये बेसिकली जो आपकी पहली है ये सीड ईटिंग होगी, फिर आगे जो है इतनी इंसेक्टिवोरस होती चली आ रही हैं, ठीक है। तो वेजिटेरियन फिंचेस आपकी the process of the evolution of the different species in the given geographical areas from a point, ठीक है, किसी पर्टिकुलर जोग्राफिकल एरिया से फ्रॉम अ पॉइंट एंड लिटरली रेडिएटिंग टू द अदर जोग्राफिकल एरियाज इज कॉल्ड अडाप्टिव रेडिएशन। और इस तरह के अडाप्शन को फ्रॉम पर्टिकुलर पॉइंट, मतलब एक ऑर्गेनिज्म से अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म बनते हैं तो उसे हम अडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं। डार्विन फिंचेस हो गई, इसका एग्जांपल हो गई, बेस्ट एग्जांपल है। अनदर इज ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। नंबर ऑफ द ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल्स का भी एग्जांपल है, ठीक है। नंबर ऑफ द मार्सुपियल इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इवॉल्व फ्रॉम द एंसेस्ट्रल स्टॉक बट ऑल विद इन द ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट। सारे जितने हैं ऑस्ट्रेलियन आइलैंड कॉन्टिनेंट में ही इवॉल्व करते हैं खुद को। When more than one adaptive radiation appear to have occurred in the isolated geographical area, अगर एक से ज़्यादा वहाँ पे evolution होते हैं पर्टिकुलर एरिया में, one can call this convergent evolution, और इसको हम convergent basically evolution भी कह सकते हैं। तो ये देखिए आप, जो मार्सुपियल रेडिएशन था, ठीक है, कहीं वो तस्मानियन वोल्फ में बन रहा है, टाइगर में बन रहा है, बैंडेड एंटीटे बन रहा है, एंटीएटर मार्सुपियल रैट में फॉर्मेशन हो रहा है, कंगारू में फॉर्मेशन हो रहा है, वॉम्बैट, बैंडिकूट, कोकोला, मार्सुपियल मोल, सुगर ग्लाइडर, ये डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है। प्लासेंटल मैमल, अच्छा ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। मोल जो है मार्सुपियल मोल की तरह लगने लगा। एंटीएटर जो है नुम्बैट दैकिस एंटीएटर यहाँ का। माउस मार्सुपियल माउस सेम है। लिमर स्पॉटेड कस्कस। फ्लाइंग स्क्विरल जो है आपकी फ्लाइंग फैलेंजर की तरह है। बॉम्ब कैट तस्मानियन टाइगर कैट। वॉल्फ तस्मानियन वॉल्फ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। Placental mammal in the Australia also exhibit adaptive radiation। ये basically adaptive radiation involving into the variety of the placental mammal, each of which are similar to the corresponding marsupial, ठीक है। तो placental wolf और tasmanian wolf marsupial वो एक दूसरे से सिमिलरिटी पोजेस कर रहे हैं मैमल से, वही दिखा रहे हैं यहाँ पे। बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, इवोल्यूशन बाय द नेचुरल सिलेक्शन। इवोल्यूशन बेसिकली अगर आपका नेचुरल सिलेक्शन से हो रहा है तो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन इन द ट्रू सेंस would have started when the cellular form of the life with the differences in the metabolic capability originated on the earth, ठीक है। जो आपकी बेसिकली मेटाबॉलिक कैपेबिलिटी है उसी से आपकी ओरिजिनेट हो रही है।
Essence of the Darwinian theory about the evolution is the natural selection. The rate of the appearance, जो rate है appearance का of the new form is linked to the life cycle of the life span. Microbes that divides fast, जो भी microbe basically जल्दी जल्दी divide करते हैं, ability to multiply उनमें ज़्यादा होती, becomes million individual within the hours. A colony of the bacteria growing on the different on the given medium has built-in variation in the terms of the ability to use a feed component. ठीक है. अच्छा, a change in the medium composition would bring only the part of the population be कुछ particular part ही आएगी, can survive under new condition. In due course time, this variation in the population outgrows the other and appears as a new species. This would happen within the days. For same thing to happen in the fish fowl would take millions of the years. Here we say that the fitness of the bee is better than the fitness of A under the new conditions. Nature selects for the fitness. वही fitness वगैरह के बारे में है. So called the fitness is based on the characteristic which are inherited. जो भी characteristic inherit हो रही है इसी पे हमारी fitness आती है. Here hence there is a genetic basis for getting selected to evolve. genetic basis होते हैं हमारे कुछ जिसकी वजह से हम evolve कर पाते हैं. Another way of saying the same thing is that of the some organisms are better adapted to survive in the otherwise hostile environment. hostile environment से better adapted होते हैं survive करने के लिए. ठीक है. ability to adaptive ability is inherited. It has a genetic basis. adaptive ability जो होती है वो inherit होती है, genetic basis होता है उसका, is the result and the ability to adapt get selected by the nature से select हो जाओगे. इसीलिए branching descent and the natural selection are the two key component of the Darwin theory. branching descent and natural selection यहाँ पे हमारे दो main component हैं जो कि theory of evolution को support करते हैं. Even before Darwin, French naturalist Lamarck has said that the life form had occurred and driven use and disuse of the organs gives the complex giraffe who in the attempt. अब देखो इन्होंने क्या किया, जो नेचुरल सिलेक्शन था वो तुम्हारा एक फ्रेंच नेचुरलिस्ट लामार्क, उन्होंने यहाँ पे एग्जांपल दिया जिराफ का. जिराफ की जो नेक है वो बेसिकली लंबी कैसे हो जाती है, तो हुआ क्या, Past the acquired character of the elongated neck, succeeding generation giraffe slowly over the come acquire the long neck. Nobody believe the conjecture anymore. अब ये बिलीव नहीं है, बट पहले ये था कि आप जब घास ख़त्म हो गई आदमी अपनी गर्दन लंबा करता चला गया, और ये अडाप्टिव एक्लमेशन होता है कैरेक्टर्स का, वो बेसिकली पास ऑन होता है नेक्स्ट जनरेशन. तो अगली जनरेशन जो आएगी उसकी और भी लंबी गर्दन होगी. ठीक, धीरे 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 लंबी होती चली है. इन द प्रोसेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द रिजल्ट और द रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस द वर्ड वी सी इन एनिमेट सक्सेस स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन. ये बेसिकली हमें इवोल्यूशन की स्टोरी बताता है. When we describe the story of this world, we describe the evolution as a process. Evolution basically a process. Only other hand, when we describe the story of the life on the earth, we treat the evolution as a consequence and the process of natural selection. Evolution basically एक consequence है, फिर process है natural selection का. We still not clearly know whether to regard the evolution of the natural selection as a process of the end result of the unknown process. क्या basically ये unknown process का regard है. ठीक है. It is possible that the work of the Thomas Malthus on the population influenced Darwin. जो बेसिकली थॉमस मैल्थस ने यहाँ पे काम किया था, इन्फ्लुएंस डार्विन. नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन द observation which are factual. For example, natural resources are limited, population stable size, and the seasonal fluctuation of the member of the population vary in the character. In fact, no two individuals are alike, even though they look superficially similar. Most of the variation are inherited. The fact that the theoretical population size will grow exponentially if the every body reproduce maximally, this fact can be seen in the growing bacterial population. Bacterial population में इस fact को देख भी सकते हो, that the population sizes in reality are limited, means that there been competition for the resources. Only some
survived and grew at the cost of the other that could not flourish. The novelty and brilliant insight of the Darwin was this: he asserted that the variation which are heritable, जो भी वेरिएशन बेसिकली हेरिटेबल हैं, ठीक है, वो यूज़ करते हैं यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू अडाप्टेड टू हैबिटेट बेटर, इसीलिए वो अडाप्ट कर पाते हैं अपने आप को बेटरली। ओनली दो रिप्रोड्यूस लीव मोर प्रोजेनी, जितना ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं वही वही अपना बेसिकली ज़्यादा प्रोजेनी छोड़ जाते हैं। हेंस फॉर द पीरियड ऑफ द टाइम ओवर मैनी जनरेशन सर्वाइवर्स विल लीव मोर प्रोजेनी, जो सर्वाइवर्स होंगे वो ज़्यादा प्रोजेनी रिलीज करेंगे। would change the population characteristic and hence new forms.